Okay, whenever we are going to define wave beta, we always define it as disturbance produced in a medium is called wave. Produced in a medium is called wave. बेसिकली बेटा वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास बेटा जुड़ा हुआ है किसके साथ, दैट इज एसोसिएटेड विद द मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ द वेव। तो जब भी हम वेव पे डिस्कशन शुरू करते हैं तो हमेशा हम वेव का पहले मैकेनिकल एस्पेक्ट के रेफरेंस से उसको कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करते हैं, फिर हम स्विच करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे लेटर ऑन जी। सो वेव्स की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वेव्स बेसिकली दो चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है, एक हमारे पास मीडियम है, दूसरा डिस्टर्बेंस है। मीडियम नहीं होगा तो वेव का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीडियम अगर मौजूद है तो जब तक उसमें डिस्टर्बेंस एक्टिवेट नहीं होगी वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो इसलिए दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वेव्स एंड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। सो इसलिए वेव्स को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम इज कॉल्ड वेव बेटा। वेव्स का बेटा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई वी आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग वेव्स जी, ऑब्जेक्टिव क्या होता है वेव्स का जी बेटा? वेव्स का ऑब्जेक्टिव बेटा क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेव्स क्या जी ऑब्जेक्टिव वेव्स का बेटा हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ वेव्स क्या है जी? ऑब्जेक्टिव ऑफ वेव्स, waves are used to transfer energy from one place to other। So basically एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम वेव्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वेव्स को यूज करते हैं। हमारे पास बेटा जब हम वेव्स को रेफर कर लेते हैं तो उसके बाद उनका ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब कर लेते हैं, तो देन नेक्स्ट थिंग व्हिच कम्स इन आवर माइंड दैट इज टाइप्स ऑफ वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टाइप्स ऑफ वेव्स। अब वेव्स को हम दो तीन कैटेगरीज के रेफरेंस से इसकी टाइप्स रेफर करते हैं। पहले हमारे पास बेटा हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की। फर्स्ट टाइप हमारे पास नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स। बल्कि मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स की सबसे बड़ी डेफिनेशन बेटा, सबसे बड़ा मेजर पॉइंट क्या है? These waves require medium for their propagation, medium for their propagation। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम्पल क्या है? वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, sound waves in strings, etc। सो वो तमाम वेव्स जो किसी मीडियम में बेटा ओरिजिनेट हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोपगेट कर रही हैं, वो सारी मैकेनिकल वेव्स बेटा रेफर की जाती हैं। नंबर 2 बेटा हमारे पास कहलाती हैं, दोज आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हम टाइप्स रेफर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड फॉर मीडियम।
क्या होती हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा? वेव्स which do not require medium for their propagation are called electromagnetic waves. Waves which do not require medium for their propagation are called electromagnetic waves. In these waves, two fields electric and magnetic oscillate perpendicular to each other. In these waves, two fields, electric and magnetic, oscillate perpendicular to each other. So हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेटा हमें दो फील्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, और दोनों फील्ड्स जो हैं ये सिंक्रोनाइज्ड वे में ऑसिलेट करते हैं। सिंक्रोनाइज्ड वेव का मतलब ये है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे अप्रोच करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे अप्रोच करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उसी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब मिनिमम वैल्यू को होल्ड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उस टाइम पे अपनी मिनिमम वैल्यू को होल्ड कर रहा है। लेकिन दोनों फील्ड्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे ऑसिलेट करेंगे। इसको हम इस तरह से एलैबोरेट कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेशंस एग्जीक्यूट करेगा बेटा। दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होल्ड करेगा बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स में सबसे बड़ा डिफरेंस हम कहते हैं ये है कि मैकेनिकल वेव्स नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन while electromagnetic waves do not require medium for their propagation. क्लियर है जी बेटा बात? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इलेक्ट्रिक फील्ड्स है और मैग्नेटिक वेव्स, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों हाँ जी कह सकते हैं आप बिल्कुल कि हमारे पास जब एक अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा दूसरा भी उसी वक्त मैक्सिमम पे होगा। जब एक हाफ पे होगा दूसरा भी उस इंस्टेंट पे हाफ पे होगा। बिल्कुल कह सकते हैं। ओके सर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टाइप में हमारे पास आ जाता है जी, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ ऑसिलेशन जी। ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं जी? ट्रांसवर्स वेव्स जी, ट्रांसवर्स वेव्स क्या है जी? ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास those waves in which oscillations are perpendicular. This is the symbol for perpendicular. Perpendicular to the direction of transfer of energy
transfer of energy. Those waves in which oscillations are perpendicular to the direction of transfer of energy are called as transverse waves. एग्जाम्पल बेटा इसकी हमारे पास क्या है जी? एग्जाम्पल में हमारे पास वाटर रिपल्स जी, या वाटर वेव्स कह लें. वाटर वेव्स, waves in strings, ये हमारी ट्रांसवर्स. इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स होती हैं नेचर. EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. फिर हमारे पास ट्रांसवर्स के अपोजिट हमारे पास होल्ड करती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ट्यूडनल वेव्स क्या है जी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बेटा हमारे पास longitudinal waves. Those waves in which oscillations are those waves in which oscillations are parallel to direction of transfer of energy. Are called longitudinal waves. एग्जाम्पल बेटा, बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास साउंड वेव्स and waves in springs. ये हमारे पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल. जब हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं दे ट्रेवल इन टर्म्स ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, while longitudinal waves travel in terms of compressions and rarefactions. Note beta. Transverse waves travel in terms of crest and trough, while longitudinal waves travel in terms of while longitudinal waves travel in terms of compression and rarefaction. Compression क्या होता है? Region in the medium during the propagation of longitudinal waves where particles are closer to each other than their normal distance. In compression, pressure is high, density of the medium is high. Rarefaction, region in the medium during the propagation of longitudinal waves where the particles are farther from each other than their normal distance. In rarefaction, pressure is low and density of the medium is also low. क्लियर है जी? ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रेफरेंस से हम बात करते हैं. ये यूजुअली ओ लेवल्स में हम ये बात
पढ़ के सर आते हैं। आपने अभी लो क्या बोला था, क्या लो होता है? Low in rarefaction pressure is low and density of medium is also low. ओके सर, ठीक है। एक मिनट। ओके जी बेटा। नेक्स्ट आ जाती है जी टाइप हमारे पास। फिफ्थ टाइप वो है दैट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू ट्रांसफर एनर्जी और ट्रैप एनर्जी। उसकी बेस पे हम रेफर करते हैं जी। वो है जी हमारे पास दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स। Progressive waves beta. Those waves in which energy is transferred from one particle to other and wave profile is appear to be moving are called progressive waves. In progressive waves, each and every particle of wave profile achieve every possible value of displacement during oscillations. सो प्रोग्रेसिव वेव्स बेटा, जब आप पानी में स्टोन ड्रॉप करते हैं तो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो रिपल्स जो हैं वो सेंटर से अवे मूव करते हुए टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ द टब और ट्रे और पॉन्ड वो मूव करते हुए हमें नजर आते हैं। इट मींस उसमें वेव्स जो हैं वो हमें सेंटर से अवे ट्रेवल करती हुई ऑब्जर्व होती हैं। तो वो जो वेव का बेटा एक क्रेस्ट और एक ट्रफ पे बेस्ड पैटर्न है, दैट इज टेक्निकली नोन एज वेव प्रोफाइल। उसे हम वेव प्रोफाइल कहते हैं। तो उसमें क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करते हुए हमें लिटरली ऑब्जर्व होते हैं। सो ये वेव्स जो हैं ये प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। जब भी हम प्रोग्रेसिव वेव्स को डिफाइन करते हैं तो सबसे मेजर प्रॉपर्टी जो हम इनकी रेफर करते हैं, हम कहते हैं those waves in which energy is transferred from one particle to other and wave profile is appear to be moving are called progressive waves. So progressive waves में सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है इनमें, ठीक है। और वेव प्रोफाइल हमें मूव करता हुआ नजर आता है।
नीचे हमने लिखा इन प्रोग्रेसिव waves, each and every particle of wave profile achieve every possible value of displacement during oscillations. ठीक है जी, वो अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा जी। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से रेफर करते हैं। ये लेट से हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर हमने वेव प्रोड्यूस की है जी। ठीक है जी, ये स्ट्रिंग जो है इसको हमने ऑसिलेट करवाया जी। ठीक है जी, स्ट्रिंग को हमने ऑसिलेट करवाया। स्ट्रिंग को हमने ऑसिलेट करवाया जी। नहीं जी, ये हमारे पास अब ये जब स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रहा है तो ये जो क्रेस्ट और ट्रफ डिफाइन हो रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, ये बेटा टेक्निकली वी कॉल इट एज वेव प्रोफाइल। ये वेव का एक प्रोफाइल है जो कि हमें लेफ्ट से राइट मूव करता हुआ नजर आता है। लेट से वेव्स हैं, ये लेफ्ट से राइट ट्रेवल कर रही हैं, मूव कर रही हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास सर आपने कहा क्रेस्ट और ट्रफ दोनों मिलके वेव प्रोफाइल जी, एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलके एक वेव प्रोफाइल, यानी एक ऑसिलेशन ऑफ वेव को जो रेफर करता है पैटर्न क्रेस्ट और ट्रफ का, वो एक वेव प्रोफाइल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हम डिफरेंट पार्टिकल्स जो है उनकी पोजीशंस रेफर कर रहे हैं जी स्ट्रिंग के अंदर। अब हमारे पास ये पार्टिकल 1 है बेटा, ये 2 है, ये 3 है। पार्टिकल 3 का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, पार्टिकल 1 का डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, इसी तरह पार्टिकल 7 का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है बट बिलो द मीन लेवल है। ठीक है, पार्टिकल 9 का डिस्प्लेसमेंट अगेन 0 है जी। 10, 11, 12, 13, ये डिफरेंट पार्टिकल्स। अब पार्टिकल 1 जो है ये ऑसिलेट करेगा वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, क्योंकि स्ट्रिंग में ये जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये बेटा ट्रांसवर्स हैं। ये क्या है? ट्रांसवर्स है। ठीक है, ये क्या है? ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स वेव्स में हर ये ट्रांसवर्स है, तो हर पार्टिकल इसमें वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अपनी अपनी जगह पे ऑसिलेट करेगा। पार्टिकल 1 जो है इस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव करेगा एज लाइक पार्टिकल 3। जितना पार्टिकल 3 मीन लेवल से अबव है, इतना ही ये पार्टिकल 1 भी किसी न किसी इंस्टेंट पे मीन लेवल से अबव होगा। इसी तरह पार्टिकल 3 इस वक्त मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ये मीन लेवल पे आ जाएगा। इसी तरह पार्टिकल 3 कभी ट्रफ भी बनाएगा, पार्टिकल 1 भी कभी ना कभी ट्रफ बनाएगा, पार्टिकल 2 भी कभी पीक बनाएगा, कभी डीप बनाएगा, ट्रफ बनाएगा। सो इसका मतलब है कि प्रोग्रेसिव वेव में हर पार्टिकल which is member of the wave profile, particle of the medium, will achieve every possible value of displacement available in the wave profile during the oscillation. क्लियर होगी बात समझ आ गई बेटा कि हर पार्टिकल हर पॉसिबल वैल्यू जो है वो डिस्प्लेसमेंट की अचीव करेगा। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल मैक्सिमम भी होगा, कभी 0 भी होगा, कभी मिनिमम भी होगा, तो सारी पॉसिबल वैल्यूज वो होल्ड करके जो है वो पार्टिकल अपनी ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ तक कोई बात जो ना समझ आई होगा? Sir, can you repeat? I got disconnected. जी बेटा, मैंने ये कहा कि हमारे पास पार्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 ये वेव प्रोफाइल के ऊपर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं स्ट्रिंग के अंदर। पार्टिकल 1 का इस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। पार्टिकल 3 का क्या है? मैक्सिमम है। अब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पार्टिकल 3 का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, पार्टिकल 1 जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आ जाएगा, यानी वो पीक डिफाइन करेगा और पार्टिकल 3 मीन लेवल पे आ जाएगा। फिर ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि पार्टिकल 3 ट्रफ डिफाइन करेगा, बिल्कुल डीप में चला जाएगा, पार्टिकल 1 जो है वो हमारे पास वो मीन लेवल पे वापस आ जाएगा।
सो हमारे पास हर पार्टिकल अपनी अपनी ऑसिलेशन के दौरान एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट अचीव करेगा। लेट्स से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस वेव में था 5 सेंटीमीटर, तो पार्टिकल 1 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट भी अचीव करेगा, 4 भी करेगा, 3 भी करेगा, 2 भी करेगा, 1 भी करेगा, 0 भी करेगा, -1 भी करेगा, -2 भी करेगा, -3 भी करेगा, -4 भी करेगा, -5 भी करेगा। हर पॉसिबल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की जो उस वेव प्रोफाइल के अंदर वैलिड होगी, वो तमाम की तमाम पॉसिबल वैल्यूज डिस्प्लेसमेंट की वो अचीव करेगा। 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 ओके सर। 5 भी, 6 भी, 7 भी। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? यस सर। अच्छा जी, अब अगर मैं लेट से यहीं पे मैं थोड़ा इसको और फर्दर रेफर करता चलूं, लेट से मैं पार्टिकल ये स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है, मैंने कहा ये इसका फ्री एंड है, ये लेट से ये इसका टाइड एंड है, जिस तरफ जो है वो इसका हमने एंड सेकंड जो है उसको टाई अप किया हुआ। लेट से मैं पार्टिकल 1 को, ये जो फ्री एंड है यहाँ पे इस स्ट्रिंग का, इसको मैं पुल करता हूँ, कितना पुल करता हूँ, उतना पुल करता हूँ डाउनवर्ड्स जितना पार्टिकल 2 और 1 के दरमियान वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। यानी लेट से सपोज अगर पार्टिकल 2 और पार्टिकल 1 के दरमियान वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है, तो मैं पार्टिकल 1 को पुल करता हूँ डाउनवर्ड्स कितना, बाय 1 सेंटीमीटर। मैंने पार्टिकल 1 को पुल किया, ये पार्टिकल 1 यहाँ आ गया, मैं इसको यहाँ ले आया। जब पार्टिकल 1 यहाँ आ गया, अब पार्टिकल 1 की ये टेंट है, पार्टिकल 2 कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 1 की जगह। पार्टिकल 3 कहाँ आ जाएगा, 2 की जगह। पार्टिकल 4 कहाँ चला जाएगा, 3 की जगह। पार्टिकल 5 कहाँ चला जाएगा, 4 की पोजीशन पे। तो पार्टिकल 6 कहाँ चला जाएगा, 5 की पोजीशन पे। पार्टिकल 7 कहाँ आ जाएगा, 6 की पोजीशन पे। पार्टिकल 8 कहाँ चला जाएगा, 7 की पोजीशन पे। पार्टिकल 9 कहाँ चला जाएगा, 8 की पोजीशन पे। पार्टिकल 10 कहाँ चला जाएगा, 9 की पोजीशन पे। पार्टिकल 11 कहाँ आ जाएगा, 10 की पोजीशन पे। पार्टिकल 12 कहाँ चला जाएगा, 11 की पोजीशन पे। पार्टिकल 13 कहाँ चला जाएगा, 12 की पोजीशन पे। अब ये जो ग्रीन वाली न्यू पोजीशंस हैं और फॉर ईच ऑफ द पार्टिकल्स, इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो मेरे पास नेक्स्ट इंस्टेंट पे जो ये प्रोग्रेसिव वेव है, इसका प्रोफाइल डिफाइन हो जाएगा बेटा। ये हमारे पास पैटर्न बन जाएगा जी। यानी ये पीक जो पहले थोड़ी लेफ्ट पे थी, ये लेफ्ट से मूव करती हुई कहाँ आ जाएगी, थोड़ी राइट पे आ जाएगी। पहले पार्टिकल 3 पीक पे था, अब पार्टिकल 4 पीक पे होगा। 3 इधर आ जाएगा जी, 2 ये आ गया, 1 इधर आ गया। अब बेटा जरा गौर से मेरी बात सुनिए, पार्टिकल 3 पहले जो है ये पीक पे था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, ऐसे ही था। सर फिर से बता दें। जी बेटा, पार्टिकल 3 पहले कहाँ था, पीक पे था, इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, हाइट सबसे ज्यादा थी, तो पार्टिकल 3 की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम। ओके। सो इट मींस पार्टिकल 3 जो है उसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी पास ऑन कर दी पार्टिकल 4 को, जिसकी वजह से पार्टिकल 4 जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई और उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन, पीक वाली पोजीशन होल्ड कर ली। और पार्टिकल 3 ने क्योंकि अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी थी 4 को पार्शली, तो इसलिए पार्टिकल 3 पीक छोड़ के नीचे आ गया। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं रही, उसकी कम हो गई। इसका मतलब है यहाँ पे इस वेव प्रोफाइल में एक पार्टिकल अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर कर रहा है। इससे नेक्स्ट सीक्वेंस अगर हम लेंगे तो 4 के बाद पार्टिकल 5 जो है वो पीक डिफाइन करेगा, 4 नीचे आ जाएगा, 5 मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा। इसका मतलब है 4 ने एनर्जी किसको पास ऑन कर दी होगी, 5 को। इसी तरह हर पार्टिकल अपनी एनर्जी ग्रेजुअली अगले पार्टिकल को ट्रांसफर करता जाएगा, जिसकी वजह से हर पार्टिकल कभी ना कभी
पीक वाली पोजीशन अचीव करेगा। इसका मतलब है इस वेव सीक्वेंस के अंदर एक पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर कर रहा है, which is an indication of the fact that in this wave energy is being transferred from one particle to the other particle. Hence this wave is technically known as progressive wave. इसलिए हम इस वेव को क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। इसलिए हम इस वेव को क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। बेटा क्लियर जी कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अदर और वेव प्रोफाइल हमें आगे लेफ्ट टू राइट मूव करता हुआ ऑब्जर्व हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस वेव एज प्रोग्रेसिव वेव। बेटा इसमें फर्दर इसको अगर हम फर्दर इसको टच करें बेटा तो पार्टिकल 1 किधर मूव कर रहा था? अभी किधर आया था? नीचे। 2 किधर आया? नीचे। ठीक है। 3 किधर आया? एक मिनट जी। पार्टिकल 1 जो है जब ये यहाँ पे था रेड वाली पोजीशन में, इसके बाद ये कहाँ किधर मूव कर रहा था? नीचे आया, तो ये 1 यहाँ से यहाँ पहुंच गया। 2 भी किधर मूव कर रहा है? डाउनवर्ड्स ही। ठीक है। 4 किधर मूव कर रहा था? अपवर्ड्स। 5 किधर मूव कर रहा था? अपवर्ड्स। 6 किधर मूव कर रहा था? अपवर्ड्स। 7 जो है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। 7 ने भी टेंटेटिवली नेक्स्ट इंस्टेंट पे अपवर्ड्स ही मूव करना था। 8 किधर मूव कर रहा था? डाउनवर्ड्स। 9 किधर मूव कर रहा था? डाउनवर्ड्स। 10 किधर मूव कर रहा था? डाउनवर्ड्स। 11 डाउनवर्ड्स ही। 12 अपवर्ड्स ही। 13 अपवर्ड्स। अब हमारे पास बेटा ये बात क्लियर हो गई? बात समझ आ गई? यस सर। अब हमारे पास गौर है, जब हमने किया तो हमने ये देखा हमारे पास 1 2 ये जो एक पीक बनी हुई है, इस पीक में 1 से लेके 3 तक जो पार्टिकल्स थे ये डाउनवर्ड्स मूव कर रहे थे। 4 5 6 7 ये पार्टिकल्स अपवर्ड मूव कर रहे थे। 8 9 10 11 ये किधर मूव कर रहे हैं? अगेन डाउनवर्ड्स। इसका मतलब है हमारे पास half of the crest के लिए particles will move downwards, and for next half of the particles of the crest for next half of the crest particles will move upwards. Same is the case for trough. For one half of half of the particles of the trough will move upwards, while next half of the particles of the trough will move downwards. हमारे पास हर एक क्रेस्ट में आधे पार्टिकल्स क्रेस्ट के डाउनवर्ड्स मूव करते हैं, आधे अपवर्ड्स मूव करते हैं। सेम इज द केस फॉर द ट्रफ। आधे पार्टिकल्स मूव करते हैं अपवर्ड्स, आधे मूव करते हैं डाउनवर्ड्स। ठीक है। हाँ, ये जरूर हो सकता है इस वक्त वेव ट्रेवल कर रही थी लेफ्ट से राइट बेटा। ठीक है। जब लेफ्ट से राइट वेव ट्रेवल कर रही थी तो हमारे पास पहले जो 1 से लेके ऑलमोस्ट 3 तक हमने रेफर किया, ये पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहे थे। उसके बाद 4 5 6 7 ऑलमोस्ट अपवर्ड्स मूव कर रहे हैं। 8 9 10 11 ये डाउनवर्ड्स। फिर 12 13 14 15 आगे अगर होते तो वो अपवर्ड्स बेटा। सो हमारे पास half of the particles of the crest will move downwards, while next half of the particles of the trough will move upward. So नोट ये है, याद रखने का अल्लाह क्या जी, half of the particles of trough of crest move downwards, and next half will move upwards, upward. ठीक है जी। Similarly, half of the particles of crest of trough will move upward,
and next half will move downward, will move downwards. ठीक हो गया बेटा? यहां तक बात समझ आ गई बेटा? यस सर। ओके जी बेटा। नेक्स्ट बेटा, अगली बात हम अब करते हैं जी। अब जरा की पोजीशंस जो है ना, जो हमारी की पोजीशंस वो होती हैं, जैसे जो पार्टिकल मीन लेवल पे है उनकी पोजीशन की पोजीशन है, जो पार्टिकल क्रेस्ट की पीक पे है वो की पोजीशन है, ट्रफ की डीप में है वो की पोजीशन है। तो पार्टिकल 1, 3, 5, 7, 9 ये की पोजीशन वाले पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये क्या है? की पोजीशन वाले पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इस वक्त रेड वाली वेव के अंदर। ठीक है जी। अब जरा हम बात कर लें पार्टिकल 3, पार्टिकल 11 और 7 पे। पार्टिकल 3 बेटा कहाँ है? ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ऐसे ही है। ऑसिलेशन के दौरान ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ऐसे ही है बेटा। बेटा जल्दी जल्दी शाबाश रिस्पॉन्ड करें, माइक जरा थोड़ी देर के लिए ऑन रखें जी। तो पार्टिकल 3 जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है। जब भी हमने बेटा वेव मोशन को स्टडी करना है तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, वी विल ऑलवेज कंपेयर द वेव मोशन विद द मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम। हम हमेशा वेव की मोशन को एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम की मोशन के साथ कंपेयर करेंगे हमेशा। उससे हमें एनालाइज करना वेव मोशन को बहुत आसान हो जाएगा। जब पेंडुलम बेटा ऑसिलेट कर रहा होता है, तो जब पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो वहां पे जाके पेंडुलम रुकता है या मूव करता रहता है? आपने क्या कहा है? बेटा जब पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा होता है तो पेंडुलम अपनी ऑसिलेशन के दौरान जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो वहां पे जाके पेंडुलम रुकता है, स्टॉप होता है, या वो मूव करता रहता है एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के? फिर मूव करता है बेटा जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं पोजीशन पहुंच जाता। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो इंस्टेंटली वहां जाके रुकता है पेंडुलम या नहीं? जी रुकता है। तो हमारे पास वेव प्रोफाइल में हर वो पार्टिकल जो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा वो इंस्टेंटली किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। वो इंस्टेंटली कहाँ किस पे होगा? रेस्ट पे। नोट, ठीक है जी। सो नेक्स्ट नोट है हमारे पास, all particles which are at extreme positions will stop there instantly। वहां पे वो इंस्टेंटली रुकेंगे। therefore their velocity will be equal to 0। उनकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। यहाँ पे हेयर फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल 3, पार्टिकल 3, 7, 11 are instantly at rest। तो अगर हमसे पूछा जाए पार्टिकल 3, 7 और 11 क्या कर रहे हैं, तो हम कहेंगे दे आर इंस्टेंटली एट रेस्ट। हम ये नहीं कहेंगे कि वो डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हैं या अपवर्ड्स मूव कर रहे हैं। हम उस स्पेसिफिक इंस्टेंट के लिए बात करेंगे दैट दीज पार्टिकल्स आर इंस्टेंटली एट रेस्ट। ये इंस्टेंटली रेस्ट पे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। जी आगे चलते हैं। ये बातें अगर समझ आ गई तो वेव समझ लें, बस समझ आ गई। वेव में सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं बातों पे लगता है।
ठीक है जी। सो हम यहाँ पे पेंडुलम जब मीन पोजीशन पे आता है बेटा मूव करता हुआ, तो मीन पोजीशन पे पहुंचते हुए उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है मिनिमम होती है? मैक्सिमम। शाबाश। सो इसका मतलब है हर वो पार्टिकल जो मीन पोजीशन पे होगा उसकी स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम। देयरफॉर नेक्स्ट नोट हमने लिखा है जी, क्या जी? ऑल पार्टिकल्स जी। सर जो 3, 7, 11 है उनकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, हाँ जी लेकिन जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हाईएस्ट है ना? जी, पोटेंशियल वो, हाँ जी वो हाईएस्ट है। अभी हम ठीक है। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ऑल पार्टिकल्स एट मीन पोजीशन will have maximum velocity or maximum speed or velocity. फॉर एग्जाम्पल जी, कौन कौन से पार्टिकल मीन पोजीशन पे थे? पार्टिकल 1, 5, 9, ये पार्टिकल्स जो हैं इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी 1, 5, 9, 13। ये पार्टिकल्स जो हैं इन सब की हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है जी, क्लियर है? अब सर हम जी जी बेटा बोलो। ठीक है सर, मैं शादी के समझ। क्लियर हो गई? यस सर। ओके जी, अब हम बात करने लगे आगे जी। सो हमारी वेव प्रोफाइल जो है वो ये थी जी। ये पैटर्न था जी हमारा, सॉरी। हमारे पास जो है वो ये हमारे पार्टिकल्स थे जी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जो अभी हमने डिस्कशन की थी पहले, उस हिसाब से हमारे पास पार्टिकल 1 किधर मूव कर रहा था? डाउनवर्ड्स। 2 किधर मूव कर रहा था? डाउनवर्ड्स। 4 किधर मूव कर रहा था? अपवर्ड्स। 5 किधर मूव कर रहा था? अपवर्ड्स। 6 किधर मूव कर रहा था? अपवर्ड्स। 8 किधर मूव कर रहा था? डाउनवर्ड। 9 किधर मूव कर रहा था? डाउनवर्ड्स। 10 किधर मूव कर रहा था? डाउनवर्ड्स। 12 किधर मूव कर रहा था? अपवर्ड्स। 13 किधर मूव कर रहा था? अपवर्ड्स। पार्टिकल 3 जो है, 3, 7, 11 आर एट रेस्ट। ठीक है जी, ये रेस्ट पे थे। ठीक है, पार्टिकल 3, 7, 11 इनकी, अब इनकी बात हम करने लगे। इनकी वेलोसिटी क्या थी जी? वेलोसिटी इनकी 0। जब वेलोसिटी स्पीड 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होगी? 0। शाबाश। पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट इनका क्या था? मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या थी जी? मैक्सिमम। एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखना हूँ, वो भी क्या है? मैक्सिमम होगी। वो क्या प्रॉपर्टी है? देयर एक्सेलरेशन विल आल्सो बी मैक्सिमम। इन तमाम पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। वो क्यों होता है वो मैं अभी बताता हूँ। दूसरे पार्टिकल्स कौन से थे जो मीन लेवल पे थे? पार्टिकल्स एट एक्सट्रीम। ये पार्टिकल्स थे एट एक्सट्रीम बेटा। ठीक है जी, ये पार्टिकल्स थे एट एक्सट्रीम बेटा।
पार्टिकल्स एट मीन पोजीशन पे पार्टिकल्स थे, एट मीन पोजीशन। पार्टिकल्स एट मीन पोजीशन वो कौन से थे जी? 1, 5, 9, 13 जी, ये पार्टिकल्स थे जी हमारे। इनकी स्पीड क्या थी? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी इनकी मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट इनका 0। काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट 0 इनका, और पोटेंशियल एनर्जी इनकी 0। एक्सेलरेशन इनका 0। क्लियर है जी बेटा? V मैक्सिमम, स्पीड मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, एक्सेलरेशन 0। हमारे पास वेव मोशन में एक्सेलरेशन जो है फॉर वेव्स में पार्टिकल्स का जो एक्सेलरेशन है हम देते हैं ए, उसका फार्मूला होता है A इज इक्वल टू द 4 पाई स्क्वायर ऑफ F स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस के साथ, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अभी हमें ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स में नहीं वो पूछेगा, सिर्फ समझने के लिए, रेफरेंस के लिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट कोट किया। ये फार्मूला हम A2 में जाके डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके मुताबिक इफ F इज कांस्टेंट देन बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी एक्स लिखा है आपने a इज इक्वल्स टू -4 लिखा है जी, -4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इनटू एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इफ f इज कांस्टेंट देन a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसमें x क्या चीज है हमारे पास? x इसमें क्या है जी? x इज बेसिकली x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ आ गई? अब यहाँ पे इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम चलें तो हमें ये पता है कि मीन पोजीशन पे x की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। जब 0 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। देयरफॉर एट मीन पोजीशन x is equal to 0, therefore acceleration is also equal to 0. At extreme position x is equal to maximum, therefore acceleration is also equal to maximum. Acceleration भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है जी? इसीलिए हमने जी सर ये नहीं समझ आई, आपने जब a का फॉर्मूला लिखा है उसके बाद a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x कैसे लिखा है? बेटा अभी आपको लिखा हुआ ये नजर आ रहा है, इफ f इज कांस्टेंट, f क्या है? फ्रीक्वेंसी। बेटा 4 कांस्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट है। पाई बेटा कांस्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट है। f हमने खुद कह दिया ये कांस्टेंट है। जब वेव की ऑसिलेशन चल रही होती है फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती। सर तो -x क्यों है? बेटा उसको माइनस को अभी गोली मारो, सिर्फ मैं जो बात पूछ रहा हूँ पहले वो मुझे बताओ, वो कन्वे करो। मैं पूछ रहा हूँ ना, पहले मुझे उसका जवाब दो, फिर मैं आपको बताता हूँ माइनस क्या है जी। तो ये बेटा 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, f कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गए। जब ये कांस्टेंट है तो ये पूरा फैक्टर हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। तो हम इसको टेक्निकली लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x। जब हमारे पास इक्वालिटी हो, उसको कन्वर्ट करना हो प्रोपोर्शनैलिटी में, तो हम बेटा कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं। तो ये कांस्टेंट रिमूव किया तो ये बन गया a इज प्रोपोर्शनल टू -x। a किसके प्रोपोर्शनल आ गया? -x। ठीक है सर, समझ आ जी। अब हमारे पास ये जो माइनस है, सिर्फ ये इतनी बात बता रहा है
कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगी। डिस्प्लेसमेंट होता है अवे फ्रॉम, उसकी डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो नेगेटिव साइन यहां पे सिर्फ ये बता रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट direction of acceleration is opposite to that of displacement. Is opposite to that of displacement. क्लियर होगी बात बेटा? बात समझ आ गई? यस सर। जी। अब हमारे पास यहीं पे हम एक बात कर लें, फेज। फेज क्या होता है जी? व्हाट इज फेज? फेज होता है हमारे पास, फेज हम कहते हैं स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन है उसे हम फेज कहते हैं। फेज, इट इज measured in terms of फेज एंगल। ये फेज एंगल की शक्ल में इसको मेजर करते हैं। ठीक है जी। फार्मूला इसका होता है, हम इसका लिखते हैं जी क्या, फाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू एक्स। दूसरा फार्मूला है फाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। हमारे पास ये एक वेव है, एक वेव जो है वो एक ऑसिलेशन के बराबर होती है। एक ऑसिलेशन जो है वो इक्वल टू होती है 1 रेवोल्यूशन ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होती है एक ऑसिलेशन। ठीक है। एक सर्कल में टोटल एंगल्स कितने होते हैं? एक सर्कल में बेटा टोटल एंगल कितना स्वीप होता है? 360। जी बेटा, तो हमारे पास 1 रेवोल्यूशन में यहाँ पे एंगल 360, यहाँ पे 0, यहाँ पे हाफ हो रहा है ऑसिलेशन का तो यहाँ 180 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी 270 जी, यहाँ हमारे पास होगी 90। अब ये हमारे पास एक वेवलेंथ है, सो हम इसको कहते हैं फॉर लैम्डा एंगल स्वेप्ट इज इक्वल टू, कितना एंगल स्वीप हुआ एक वेवलेंथ के लिए? 360 डिग्री। फॉर यूनिट एंगल स्वेप्ट, फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट एंगल स्वेप्ट इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय लैम्डा। फॉर एक्स displacement swept angle, for x displacement angle swept is equal to 360 divided by lambda into x होता है। for displacement lambda, ठीक है, for linear displacement lambda जी, angle swept 360 degree। for unit, for linear displacement equal to 1, angle swept equal to 360 divided by lambda। For linear displacement x, angle swept is equal to 360 divided by lambda into x। So इसमें x हमारे पास क्या है? वो है जी डिस्प्लेसमेंट, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ, और फाई बेटा क्या कहलाता है? फाई हमारे पास फेज एंगल। फेज को रिफ्लेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल बेटा। अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ की बजाय अगर हम कहें कि जी ये हमारे पास टाइम है, तो 1 वेवलेंथ कितने टाइम में पूरी होती है? कितने टाइम में बेटा? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन और 1 वेवलेंथ इज इक्वल टू, आई रिपीट बेटा,
टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो इसका मतलब है वन वेवलेंथ कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम हमारे पास क्या होगा, वो टाइम पीरियड के इक्वल होगा। तो अगर हम इस पे वेवलेंथ की बजाय टाइम की शक्ल में बात कर लें तो ये यहाँ पे टी किसके इक्वल है, कैपिटल टी के, टाइम पीरियड के इक्वल। तो इसी फार्मूले को इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर हम रेफर करें तो हम कहेंगे फॉर टाइम कैपिटल टी एंगल स्वेप्ट इज इक्वल टू कितना जी, 360 डिग्री। फॉर टाइम यूनिट angle swept is equal to the 360 divided by capital T. For time small t, angle swept is equal to the 360 divided by capital T into small t. So वो ये फार्मूला बन गया। तो ये दोनों फार्मूले हमारे पास फेज एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। समटाइम्स हमें टाइम की शक्ल में वैल्यूज दे देता है वो, समटाइम्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में दे देता है। तो जिस फॉर्म में देगा उसी तरह हम उसको रेफर कर लेंगे। लास्ट, यहाँ तक बात समझ आ गई? ये जी सर, आपने ये जो रेड में लिखा हुआ है इस पे सेकंड के ऊपर एरो लगा के क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, LINEAR, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लैम्डा, एंगल स्वेप्ट इज इक्वल टू द 360 डिग्री। लिख लिया बेटा? सर ये फर्स्ट का है या सेकंड का है? बेटा लैम्डा फर्स्ट के लिए है ना, ये इस फार्मूले के लिए ये लिखा हुआ है फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट लैम्डा एंगल स्वेप्ट इक्वल टू 360 डिग्री। फॉर यूनिट फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1 एंगल स्वेप्ट इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यूनिटरी मेथड अप्लाई किया बेटा। फॉर लैम्डा लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगल स्वेप्ट इज इक्वल टू द 360 डिग्री। फॉर वन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगल स्वेप्ट इज इक्वल टू द 360 डिवाइडेड बाय लैम्डा। For x linear displacement, angle swept is equal to the 360 divided by lambda into x बेटा बस। ओके सर, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास ये जो t है ये हमारे पास टाइम है, सिंपल, कैपिटल T टाइम पीरियड है। ठीक है जी। और अगेन जो फाई होगा वो हमारा फेज एंगल होगा, फेज फाई फेज एंगल। ठीक है जी। अब हमें फेज जब डिस्क्राइब करना होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फेज कौन सी हैं जी, यानी कौन सी प्रॉपर्टीज हम रेफर करते हैं जब हमने दो पार्टिकल्स का फेज जज करना हो। प्रॉपर्टीज ऑफ फेज क्या है जी वो? नंबर 1 जी, क्या क्या है जी वो प्रॉपर्टीज? नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ मोशन, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है बेटा वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब भी हमने दो पार्टिकल्स का फेज कंपेयर करना है तो उन पार्टिकल्स के ये फीचर्स हमने चेक करने हैं, ये प्रॉपर्टीज उनकी चेक करनी है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है पार्टिकल की, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल की, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल की। अगर ये तीनों चीजें सेम हो, मैच कर जाएं, तो हम कहते हैं बोथ पार्टिकल्स आर हैविंग सेम फेज, बोथ पार्टिकल्स आर हैविंग सेम फेज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ फेज जो है ये तीन हैं, ये तीनों हम कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स में जी मैं कहा था कि 1 और 2 सेम हो तो सेम फेज में होता है। मैंने कहा ये तीनों प्रॉपर्टीज सेम होंगी, मैच करेंगी तो पार्टिकल्स इन फेज होंगे, उनका फेज सेम होगा। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज दो डिफरेंट पार्टिकल्स की मैच कर जाएं तो हम कहते हैं कि दोनों पार्टिकल्स का फेज सेम है। और ये तीनों फीचर्स हम सेम चेक करते हैं इन प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक हो गया जी? यस सर। जबकि सिर्फ फर्स्ट टू फीचर्स हम चेक करते हैं इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स।
स्टैंडिंग वेव्स में सिर्फ पहले दो फॉर स्टैंडिंग वेव्स, बस अभी याद रख लें, बाद में हम स्टैंडिंग वेव डिस्कस करेंगे तो फिर उस वक्त मैं साथ ही कोड कर दूंगा। अब मैं अगर वापस जाऊं बेटा, ये मेरे पास पार्टिकल्स हैं, मैं पूछूं पार्टिकल 1 जो है इसके साथ इन फेज पार्टिकल कौन सा है? पार्टिकल 1 के साथ इन फेज पार्टिकल कौन सा है? पार्टिकल 1 की सर डायरेक्शन 3 हम है। जी, अच्छा नहीं, 1 मिनट। पार्टिकल 1 की सर डायरेक्शन ऑफ 9 मोशन है। 9 है, शाबाश। 1 की डायरेक्शन ऑफ मोशन है डाउनवर्ड, 9 की भी डायरेक्शन ऑफ मोशन है 9 डाउनवर्ड्स बेटा। 1 की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, 9 की भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वो काउंट नहीं होगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब है 1 और 9 जो है इन दोनों का फेज सेम है। अगर मैं पूछूं 3 का फेज किसके साथ मैच करता है? 11। शाबाश, 11 के साथ। 2 का फेज किसके साथ मैच करता है? 10 के साथ। वेरी गुड, शाबाश, क्लियर हो गया जी। और इसी तरह 4 का फेज किसके साथ मैच करता है जी? 4 का फेज 12। मैच करता है 12 के साथ। वेरी गुड, शाबाश। तो हमारे पास हम फिर लिख सकते हैं क्या क्या जी? इन फेज पार्टिकल्स कौन से हैं हमारे पास इसमें? आगे जाके जी, इन फेज पार्टिकल्स, इन फेज पार्टिकल्स कौन से हैं जी? कौन से हैं जी? वो है हमारे पास 1, 9, 3, 11, 2 जो है वो 10 के साथ, 4 12 के साथ, 4 12 के साथ है जी। हाँ जी, ठीक हो गया जी। सो ये हमारे पास बात समझ आ गई बेटा? ये इन फेज यस सर। पार्टिकल्स, क्लियर हो गया जी बेटा? ये इन फेज पार्टिकल। यस सर। यहाँ तक बेटा आज इसको रखिए जी। कल हम इंशाल्लाह आगे स्टैंडिंग वेव जो है वो साथ इसके रेफर करेंगे, कल हम आगे फिर इसको करेंगे जी। ठीक है बेटा, ओके जी, ठीक है अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज।